नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आज का इस क्लास में आप सभी प्यारे भाइयों का और बहनों का स्वागत है। आप सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ हिंदी का सेक्शन। और पिछली क्लासों की अगर हम बात करें तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्लासों को पसंद किया है, आपने बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार दिया है क्लासों को। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की क्लासें बनाने के लिए बराबर अभिप्रेरित हैं, बराबर मोटिवेटेड हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, पढ़ाते तो यूँ बहुत लोग हैं, यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो कंटेंट में जो दम होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि सर जी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा करके पढ़ाया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। व्यंजन संधि को, स्वर संधि को, ये सबको मिलाकर एक दिन में भी ख़त्म किया जा सकता है। एक संधि को आधे घंटे क्लास में भी पढ़ाया जा सकता है प्यारे बच्चे। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हमने इस चैनल पे काम करना शुरू किया है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप चाहे किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आती है तो इसका मतलब है कि वो हिंदी इसी बोर्ड से आएगी, इसी चैनल से आएगी और इसी क्लास से ही आएगी। अगर संधि कहीं पर भी पूछी जा रही है, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में अगर उसमें हिंदी आ रही है तो मैं दावा करता हूं कि इस बोर्ड से बाहर हिंदी नहीं जाएगी, इनके नियम से बाहर हिंदी नहीं जाएगी। ओके, तो इसी आशा और विश्वास के साथ में हम अपनी आगे की क्लास को बढ़ाते हैं और आज बताते हैं व्यंजन संधि के। हमने दो नियम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि व्यंजन संधि का जो दो नियम होता है, मैंने कहा था अगर किसी वर्ग का प्रथम अक्षर लिखा हुआ है और उसके बाद में उसी वर्ग का क्या मिल जाए आपको, घोष। लेकिन घोषों में किसको छोड़ करके, पंचमा अक्षर को छोड़ करके कोई भी घोष मिल जाए। घोष में कौन कौन आता है, तीसरा चौथा, कुछ पांचवा तो छोड़ दिया है, तीसरा चौथा और साथ में यारा लावा, ठीक, और हा एवं समस्त स्वर मिल जाए। तो अगर किसी प्रथम अक्षर के बाद में तो उस प्रथम अक्षर का तृतीय हो जाता है। तथा दूसरा नियम हमने बताया था कि अगर कभी भी किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क्या होते हैं, एक बार समझ लेंगे हम लोग। हमने कहा था पहला नियम हमने बताया था, नियम नंबर 1 हमने बताया कि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर वर्ग के कौन कौन है, का, चा, ट, ता और पा। हमने कहा था किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में क्या मिल जाए, घोष वर्ण मिल जाए। लेकिन किसको छोड़कर, पंचमाक्षर को छोड़कर, तो बताइए इसमें कौन कौन से आएंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण एवं या, रा, ला, वा एवं हा प्लस समस्त स्वर। मैंने कहा था अगर प्यारे बच्चे ये मिल जाएं तो क्या होता है, तो ये जो प्रथम अक्षर लिखे हुए ये अपने तृतीय में बदल जाते हैं। तो होता है ये अपने तृतीय में बदलेंगे। तो बताओ का काहे में बदलेगा, तो का बदल जाएगा गा में, ऐसे लिख देंगे। का किस में बदलेगा, का बदलेगा गा में। चा काहे में बदलेगा, चा बदलेगा जा में। टा काहे में बदलेगा, तो टा बदलेगा डा में। ता काहे में बदलेगा, तो ता बदल जाएगा दा में। पा काहे में बदलेगा, तो पा बदल जाएगा प्यारे बच्चे बा में। ये प्रथम नियम था कि अगर किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में घोष वर्ण मिल जाए, या घोष को ही कहते हैं सघोष वर्ण मिल जाए, बशर्ते पंचमाक्षर को छोड़कर। और पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं अंगा, इया, अणा, ना और मा। इनको छोड़ करके, मतलब ये नहीं आने चाहिए, इनको छोड़ करके कोई भी मिल जाए घोष में, तो घोष पर अगर इनको छोड़ दिया तो तीसरा चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, या, रा, ला, वा और हा और समस्त स्वर मिल जाए। तो नियम क्या कहता है कि ये जो पहला अक्षर है, ये जो पहला अक्षर है, का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा। इसी जगह हमने आपको एक नियम नंबर दूसरा भी बताया था। हमने कहा था नियम नंबर 2 क्या होता है कि अगर देखिए ये अगर छूट गए हैं, ये अगर छूट गए तो इनको भी कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा अगर प्रथम अक्षर के बाद में
का, चा, ता, ता और पा। अगर प्रथम अक्षर के बाद में क्या मिल जाए, पंचमाक्षर मिल जाए। क्या मिल जाए, पंचमाक्षर मिल जाए। पंचमाक्षर में कौन कौन, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ। अगर ये पंचमाक्षर मिल जाए तो क्या होता है, ये जो का और चा और ये इसमें से कोई भी मिल जाए तो ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। इसका मतलब का काहे में बदल जाएगा, तो का बदल जाएगा अंगा में। चा काहे में बदलेगा, तो चा बदल जाएगा इया में। टा काहे में बदलेगा, तो टा बदल जाएगा आड़ा में। ता काहे में बदलेगा, तो ता बदल जाएगा ना में। और पा काहे में बदलेगा, तो पा बदल जाएगा प्यारे बच्चे माँ में बदल जाता है। ये नियम हमने आपको दोनों नियम बता दिए थे। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चे तीसरे नियम की। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और इनके उदाहरण भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इनको देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और समझना है तो पूछते रहिए। ठीक है, हटा दिए जाएँ तो चलिए। ये देखो, ये चीज़ें तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें क्यों होती हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि बेहद सरल संधि है, लेकिन किसी ने अगर आपको उसको मिला के पढ़ा दिया, इसका मतलब है उसमें बिना डिफरेंस बताए अगर किसी ने आपको पढ़ा दिया तो आपको वो समस्या जीवन भर रहने वाली है। आप चाहें जितना पढ़ के निकल जाएं, लेकिन कभी आप इस संधि को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम बात करते हैं इसमें माँ के नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि व्यंजन संधि में माँ के नियमों की भरमार होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं माँ संबंधी नियम। ठीक है, माँ से संबंधित नियम आज हमको करने हैं यहाँ पे, और देखिए हम कैसे करेंगे। तो अगर हम माँ संबंधी नियम की पहली बात करें, या नियम नंबर इसको तीसरा भी हम कह सकते हैं अपने क्रम से, तो ये नियम प्यारे बच्चे कहता है कि अगर कभी भी प्रथम, अब देखिए संधि है तो इसमें भी दो पद होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो कहते हैं कि अगर कभी प्रथम पद में क्या दिया हो, प्रथम पद में दिया हो माँ, क्या दिया हो, माँ, तथा इसके बाद में का से लेकर के माँ तक, कहाँ तक, का से लेकर के माँ। देखिए का से लेकर के माँ का मतलब है का से लेकर के अंगा तक, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग में से कोई भी एक आ जाए तो यहाँ पर लिख दीजिए कि वर्गों में कोई भी वर्ण। वर्ग कितने होते हैं हमारे, 5। कौन कौन होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो क्या करना है हमको, तो ये जो माँ है, माँ का, तब देखिए समझिए नियम समझिएगा। अगर माँ के बाद में का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए, का आ जाए, खा आ जाए, गा आ जाए, अंगा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये जो माँ है ये इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, जो यहाँ पर वर्ण आएगा उसके हिसाब से उसके पंचमाक्षर में बदल जाता है, उसके पंचमाक्षर का में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदल जाता है या विद्धि में बदल जाता है। अब देखिए आप ये समझ रहे होंगे, ये पंचमाक्षर तो आप समझ गए, पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये पंचमाक्षर कौन कौन हो सकते हैं, तो अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर का वर्ग का, ध्यान से सुनना, ये माँ अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा, लेकिन किसके हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से बदलेगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है समधन कर, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है समधन कर, समझिएगा। अब ये लिखा हुआ है समधन कर, जैसे ही आपने देखा कि प्रथम पद में क्या है तो आपने कहा सर जी माँ है, इसका मतलब माँ संबंधी नियम लगेगा। दूसरे में क्या है, का, तो नियम कहता है कि अगर कभी भी माँ के बाद में का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए, तो देखिए का आ गया। अब अगर माँ के बाद में का वर्ण आ गया है तो ये जो माँ है ये पंचमाक्षर में बदले, किसके पंचमाक्षर में, इसके पंचमाक्षर में। तो इसका पंचमाक्षर क्या होता है, इसका पंचमाक्षर होता है अंगा। क्या होता है, अंगा। तो अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हो जाएगा
अब ये तो बदल गया, अब अंगा में तो संग और कर लिखा हुआ है तो कर लिख देंगे, ये लिख गया संकर। अब देखिए दूसरी बात हमने ये कही है कि चाहे आप पंचमाक्षर में बदलिए, चाहे आप इसको बदल दीजिए अनुस्वार। इस अंग की बंदी को कहते हैं अनुस्वार। चाहे आप इसको पंचमाक्षर में बदलिए, चाहे आप बदल दीजिए इसको अनुस्वार में। तो अगर हम इसको दूसरी स्टाइल में लिखना चाहें तो आजकर संकर ऐसे लिखा जाता है। ये इस संकर का मतलब होता है मिश्रण। अब देखिए ये जो नियम है, वैसे इसको नियम को तो कहते तो पंचमाक्षर का ही नियम है, लेकिन चूंकि जो प्रेजेंट टाइम की जो हिंदी है वहाँ हम संकर को ऐसे सही करते हैं, क्योंकि इस पंचमाक्षर का प्रयोग बहुत कम हो गया है और पंचमाक्षर की जगह पे अनुस्वार लगाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे बढ़ गया है। तो अगर हम बात करें शंकर की, तो शंकर वैसे बिल्कुल शुद्ध प्रकार ये है, लेकिन इसको भी आप गलत नहीं करेंगे, अशुद्धि में ये भी शंकर बिल्कुल सही है। इसलिए आप कहते हैं कि प्रत्येक पंचमाक्षर की बिंदी भी लग जाती है, तो चाहे आप उसको अनुस्वार की बिंदी के रूप में लिख लीजिए और चाहे आप उसको पंचमाक्षर के रूप में लिख लीजिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे ही अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। ये तो हो गया पहला, हम दूसरा लिख दें समधन, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, समधन ख्या। समधन ख्या, संख्या सुने, समधन ख्या। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है माँ, क्या लिखा हुआ है? माँ लिखा हुआ है। आपने तुरंत आगे देखा क्या लिखा हुआ है? ख्या लिखा हुआ, खा। इसका मतलब है कि ये जो शब्द है ये काहे में चेंज हो जाएगा? तो ये चेंज होगा अपने पंचमाक्षर या अनुस्वार में। तो आप लिख सकते हैं संख्या, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बेहद ही सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि व्यंजन संधि का नियम कहता है कि अगर कभी भी माँ के बाद में का से लेकर के माँ तक कोई भी वर्ण आ जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें उसका पंचमाक्षर या अनुस्वार हो जाता है। अगर हम अगले की बात करें तो हो जाएगा समधन चार। क्या हो जाएगा? समधन चार। अब देखिए फिर से आ गया, माँ आ गया, अब है चा, तो चा के साथ में क्या लगेगा? इया लगेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप चाहे बिंदी लगाइए और चाहे आप पंचमाक्षर लगाइए, तो हमेशा आप बिंदी से ही काम चलाएंगे। तो लिख दिया तो हो जाएगा सन चार। ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे के एग्जाम्पल्स की, तो इधर हम आगे के एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। तो आप जानते हैं होता है, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा समधन तोष। तो बराबर क्या हो जाएगा? संतोष। अरे समझे कि नहीं समझे? आगे अगर लिखने की कोशिश करो तो होगा समधन जीवनी। क्या गया? देखो यहाँ पर ता आया था आधी माँ के बाद में, या कहते हैं कि माँ के बाद में ता आया था और ता अपने पंचमाक्षर में बदलेगा। इसका मतलब है कि कायम बदलेगा, आधा ना में बदलेगा, तो हो गया संतोष। अब यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी, या तो बिंदी लगा लीजिए और या तो आधा पंचमाक्षर लगा लीजिए। तो यहाँ पर पंचमाक्षर लग गया है तो आधा ना हो गया, बिंदी नहीं लगेगी। जब लिखा समधन जीवनी बराबर संजीवनी, तो लिख दीजिए संजीवनी। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई है? तो ये नियम कहता है, माँ का नियम ये कहता है कि का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण अगर आता है तो वो काहे में बदल जाएगा? अपने पंचमाक्षर में। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि वो काहे में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो हिंदी है उसमें पंचमाक्षर का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। आपने इया का ज़्यादा प्रयोग नहीं पढ़ा होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपने ज़्यादा इया का प्रयोग नहीं पढ़ा, आपने ज़्यादा आड़ा का प्रयोग नहीं पढ़ा, आपने ना और माँ का प्रयोग तो पढ़ा हुआ है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करने, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है। एक आध उदाहरण इसकी और देख लें। जैसे लिखा है समधन भव। समधन भव बराबर हो जाएगा संभव। देखिए यहाँ पर माँ आनी चाहिए, क्योंकि माँ के बाद में भा है और भा का पंचमाक्षर क्या होता है? माँ होता है। यहाँ पर हो गया संभव। जैसे सातवां अगर हम करना चाहें तो हो जाएगा समधन घटक। तो क्या हो जाएगा? घा का पंचमाक्षर क्या होता है? अंगा। लेकिन अंगा की चाहे अंगा लिखो चाहे इसका लगा दो अनुस्वार, तो हम अनुस्वार ही लगाएंगे। तो हो जाएगा संघटक। क्या हो जाएगा? संघटक। ठीक है।
तो इस प्रकार से हम बराबर इसके एग्जाम्पल करते रहते हैं। अब देखिए इसी नियम में एक बड़ा ही रोचक नियम है, उस नियम को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए इसको हटा दें, चलो देखो इस नियम में बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे। एक छोटा सा नियम इसमें और निकल के आता क्या, हम इसे बनाते हैं ये वाला नियम ताकि देखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। देखिए अभी ये वाला आपने नियम देखा, इसको हटाना नहीं है। ये वाला अभी आपने नियम देखा, हमने यहाँ पर कहा कि प्यारे बच्चे माँ के बाद में का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए तो चाहे आप इसका लिखिए पंचमाक्षर, चाहे आप इसका लिखिए पंचमाक्षर, और चाहे इसका आप क्या करिए, चाहे आप यहाँ पर अनुस्वार की बिंदी लगा दीजिए। समझ गए, चाहे ये करिए। अब इसी से नियम ये आता है, मान लो कि हमने एक स्पेशल नियम बनाने के चक्कर में प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर नियम डाल दिया, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देखो, यहाँ पर एक स्पेशल नियम बनाने के लिए हमने कहा कि माँ के बाद में अगर कभी यहाँ से दो अक्षर हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से हम ना निकालते हैं और माँ निकालते हैं, तो हमने कहा नियम नंबर 4 माँ के बाद अगर कभी ना आ जाए या माँ आ जाए, क्या आ जाए, माँ के बाद में कभी ना आ जाए और माँ आ जाए, निकाले तो यहीं से है ना, तो कहते हैं ना आ जाए माँ आ जाए। तो यहाँ पर अभी वहाँ पर हमने पीछे क्या कहा था, चाहे पंचमाक्षर लिखिए चाहे आप लगा लीजिए अनुस्वार की बिंदी, परंतु यहाँ पर क्या होता है, अगर ना आए या माँ आए तो याद रखना कभी भी ना तो पंचमाक्षर को एक ही आपको लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। माँ के बाद में अगर कभी ना आ जाए या माँ आ जाए तो आपको पंचमाक्षर ही लगाना पड़ेगा, आप बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो बताइए बेटा, ना का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, ना आता है ता वाली लाइन में, और ता वाली लाइन का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, ना, इसका मतलब ना हो जाएगा। और ये और माँ में क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा और आधा माँ हो जाएगा। अब इससे जरा एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में ध्यान देना। एग्जाम्पल हमने लिखा प्यारे बच्चे, हमने लिखा समधन मोहन, ठीक। अब यहाँ पर ये एक बात आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये लिखा हुआ है माँ, हमने कहा था माँ के बाद में अगर कभी माँ आ जाए या ना आ जाए तो माँ जो होता है वो अपने आधे में बदल जाएगा और जो ना होता है ये अपने आधे में बदल जाएगा। नियम इसी का है, परंतु इस नियम को थोड़ा सा अलग करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा किसका, तो आप कहेंगे पंचमाक्षर का। जैसे ही देखा कि सम लिखा है और फिर उसके बाद में माँ आ गया, अगर कभी माँ के बाद में माँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो माँ है ये अपने आधे में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाला जो माँ है ये अपने आधे में बदलेगा, तो हम लिख देंगे सम, लिख देंगे मोहन, ठीक। जैसे लिखा हुआ है समधन न्यासी, समधन न्यासी बराबर सन्यासी। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि माँ के बाद में क्या है, तो आपने कहा माँ के बाद में सर जी ना है, और जब माँ के बाद में ना होता है तो ये आधी ना में, ये वाला माँ आधी ना में और बदल जाता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए तो हो जाएगा सन्यासी। अब देखिए सबसे शुद्ध रूप सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, हम लोग पता नहीं क्या क्या लिखते घूमते रहते हैं, ठीक है। अब अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा समधन निकट, क्या हो जाएगा, समधन निकट। और आपने जैसे ही देखा कि माँ के बाद में क्या लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ गए कि इस वाले माँ को आधे ना में और बदल देना है। समझे कि नहीं समझे, जैसे ही आप देखें कि माँ के बाद में ना लिखा हुआ है तो आप समझ गए कि इस वाले माँ को आधे ना में और बदल देना है, तो आप तुरंत लिख देंगे सन्निकट, क्या लिख देंगे, सन्निकट, ऐसे आप लिख देंगे, तुरंत आप लिख देंगे। अब देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल अगर हम लिखने की कोशिश करें, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा समधन मान, क्या हो जाएगा, समधन मान। अब यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है सम, ये लिखा हुआ है मान, अगर माँ के बाद में कभी माँ आ जाए तो आप जानते हैं इस वाले माँ को आधे माँ में और बदल दिया जाता है, तो हो जाएगा सम्मान, क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण की अगर बात करें, एक अगर और हम उदाहरण लेना चाहें तो हम लिख देंगे समधन निहित,
फिर से आपने ये देखा कि माँ के बाद में क्या आया, ना आया। हमने कहा था कि माँ के बाद में अगर ना या माँ आए तो ये ना और माँ में ये जो माँ है ये आधी ना में या आधी माँ में बदल जाएगा। तो माँ के बाद में आपने देखा कि ना आया है तो आपने कहा इस वाले माँ को आधे ना में और बदल दो, तो आप लिख देंगे हो जाएगा सन्निहित। क्या हो जाएगा? हो जाएगा सन्निहित। आप फटाफट स्क्रीनशॉट करिए इसका। पहला है एग्जाम्पल, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। अगर नियम लिखना हो तो नियम क्या है दूसरा वाला? नियम नंबर 4 कहता है कि अगर कभी भी माँ के बाद में ना या माँ आ जाए तो इस माँ को आधे माँ, अगर ना आए तो आधे ना में चेंज कर देना है और माँ आए तो आधे माँ में बदल देना है। और ये हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? तो बच्चों ने कहा जी सर हम बिल्कुल समझ पाए। तो माँ संबंधी नियम हो गए ये 2। अब देखिए माँ संबंधी तीसरा नियम क्या होता है। चलिए देखिए, मैंने आपको कहा है कि व्यंजन संधि में ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बशर्ते आप नियम कानून का पालन करते जाएं। ठीक है, देखिए नियम नंबर अगला। अभी आपने ये देखा कि प्यारे बच्चे हमने का से लेकर के भा तक तो बात कर ली, परंतु अगर हम व्यंजन की बात करें तो इसमें अब का से माँ तक की बात की थी, लेकिन अभी अंतस्थ छूट गए और उसमें छूट गए, तो उनके लिए भी तो माँ का कुछ ना कुछ नियम होगा। तो मैंने कहा जी बच्चे बिल्कुल नियम होगा। तो नियम होता है अगर कभी भी माँ के बाद में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में क्या क्या आ जाएगा? आ जाएगा या र, ला एवं वा, तथा अंतस्थ वर्ण तथा क्या आ जाए? तथा ऊष्म वर्ण आ जाए। ऊष्म क्या आएगा? सा, सा, सा और हा, इनमें से कोई आ जाए। अगर कभी भी माँ के बाद में अंतस्थ वर्ण या रा लावा तथा ऊष्म वर्ण सा, सा, सा तथा एवं हा में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो इस माँ को आपको अनुस्वार में बदल देना है। फिर से देखिएगा नियम, ऊपर मैंने क्या बताया था? अनुस्वार कैसे लिखा होता है? ऐसे। ऊपर अभी अभी मैंने बताया कि अगर माँ के बाद में कभी भी का से लेकर के भा तक का कोई भी नियम आ जाए, का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए, तो आप इस माँ को चाहे तो अनुस्वार में बदल सकते हैं और चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं पंचमाक्षर में। परंतु यहाँ पर ऐसा नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर आप कहेंगे कि माँ के बाद में या, रा, ला, वा, सा, सा, सा एवं हा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो इस माँ को आप केवल और केवल अनुस्वार यानी बिंदी में ही बदल सकते हैं। पंचमाक्षर में बदलने का आपका कोई भी अधिकार नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करने की कोशिश करें प्यारे बच्चे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे समधन, समधन योग बराबर संयोग। अरे समझे कि नहीं समझे? समधन योग बराबर संयोग। अगर हम अगले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर माँ आया और माँ के बाद में क्या आया? या। और हमने कहा है कि अगर कभी भी माँ के बाद में या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए एवं वा आ जाए तथा ऊष्म व्यंजन सा, सा, शा एवं हा आ जाए तो उसके बाद में हमेशा इस माँ को अनुस्वार में बदल देना है। पंचमाक्षर का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा समधन हार। क्या हो जाएगा? समधन हार। जैसे ही आपने देखा कि हा आया है माँ के बाद में, तो आप समझ गए कि अब केवल एक ही चारा बचा है, अब एक ही तरीका बचा है कि इस माँ को अनुस्वार में बदल दिया जाए। तो आपने लिख दिया कि हो जाएगा संहार। क्या हो जाएगा? हो जाएगा संहार। समझे कि नहीं समझे बात को? अगर हम और लिखने की कोशिश करें तो हम लिख देंगे, तीसरे में हम लिख देंगे समधन, समधन लग्न। क्या लिख देंगे? समधन लग्न। और जैसे ही आपने प्यारे बच्चे देखा कि माँ के बाद में ला आया है, आप तुरंत समझ गए कि ये तो अंतस्थ और ऊष्म वाला नियम है, इसमें तो हमको विचार करना ही नहीं है पंचमाक्षर पर, सीधे बिंदी लगा देती है, अनुस्वार लगा देना है। आपने लिखा सन लग्न। हमने चौथा बताया, आपको बताया कि प्यारे बच्चे समधन लाप। क्या? समधन लाप बराबर हो जाएगा संलाप। क्या हो जाएगा? संलाप हो जाएगा। बताइए बात को समझे कि नहीं समझे? अब अगर सा वाले थोड़े एग्जांपल करने की कोशिश करें तो लिखिए समधन, प्यारे बच्चे समधन शय।
अब देखो लिखा हुआ माँ के बाद में अगर सा आ जाए तब भी क्या होगा, बिंदी में बदल जाएगा तो हो जाएगा संशय। देखिए माँ से संबंधित नियम या व्यंजन संधि के नियम बेटा कठिन नहीं होते, कतई कठिन नहीं होते हैं, बशर्ते आपको समझना होता है। आप इनमें कितनी अपनी समझदारी लगा सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। माँ के नियम थोड़े से होते हैं। पहला मैंने माँ का नियम क्या बताया कि का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण मिले तो आपको चाहे पंचमाक्षर लगा दीजिए, चाहे लगा दीजिए आप बिंदी या अनुस्वार लगा दीजिए। दूसरा मैंने उसी से नियम निकाला कि माँ के बाद कभी ना या माँ में से आपको कोई भी वर्ण मिल जाए तो अगर ना मिल जाए तो माँ को ना में माँ में चेंज कर दो आधे, और अगर ना मिल जाए तो उसको आधे ना में चेंज कर दो, जैसे सन्निकट। ऐसे हमने अगले बताया कि माँ के बाद में अंतस्थ मिल जाए या उस मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल अनुस्वार लगा देना। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? बताइए कोई दिक्कत है आपको? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल और लिख दें तो हो जाएगा समधन यम बराबर क्या हो जाएगा, संयम हो जाएगा। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की बात करते हैं। आज के माँ संबंधी अगले नियम की बात करते हैं। लिख लिया? देखिए अब अगला नियम देखिए जरा माँ संबंधी। तो माँ से संबंधी जो नियम होते हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो संधि आपकी कभी भी जीवन में गलत नहीं होंगी, ये हमारा दावा है। अब देखिए कुछ अपवाद होते हैं। कौन कौन से अपवाद होते हैं? तो अपवाद है यहाँ पर लिख लेंगे। देखो अपवाद कौन कौन से होते हैं। अगर कहता है अगर कभी सम के बाद में, क्या किसके बाद में, सम, और ये जो अपवाद होता है बेटा सम के बाद में ही लगता है। कहते हैं अगर सम के बाद में कभी भी क्रा धातु से बने हुए, क्रा धातु से बने हुए शब्द आए, क्रा धातु से बने हुए शब्द आए, और क्रा धातु से बने हुए शब्द क्या होंगे बताइए प्यारे बच्चे, क्रा धातु से बने हुए शब्द कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर जी होंगे कृत, करण, कर्ता। क्या होंगे? कृत, करण और कर्ता। तो आप लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा क्रा धातु से बने हुए हो जाएंगे कृत, कार, करण, कर्ता और आदि। हम 3 4 5 शब्द अपने, और क्रा धातु से बने हुए शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जिनका पहला शब्द का होता है, वे शब्द जिनका पहला अक्षर का होता है क्रा धातु से बने हुए शब्द कहलाते हैं। समझे कि नहीं समझे? वे शब्द जिनका पहला अक्षर का से पहला वे शब्द जिनका पहला अक्षर का होता है उनको हम क्रा धातु से बने हुए शब्द कहते हैं। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सम के बाद में अगर कभी क्रा धातु से बने हुए शब्द आ जाएं तो इस सम को बिंदी में बदल देना है तथा ये, और उसके बाद में एक आधा सा, किसका? एक आधा सा। अब इस सा को क्या कहते हैं? इस सा को कहते हैं दंत सा। क्या कहते हैं? चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो आप ऐसे लिख दीजिए इस आदेशा का, या इस आदेशा का आगम हो जाता है। आगम होने का मतलब है कि इसको ज़बरदस्ती शामिल कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे फिर आप समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो लिखा हुआ है समधन कार। क्या लिखा हुआ है? समधन कार। इधर देखेंगे, उधर जगह नहीं है, 1 मिनट। इधर देखें, देखो इधर देखिए हो जाएगा समधन कार। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे आप ये देख रहे हैं कि माँ, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आप कभी का को नया काउंट करिए कि माँ के बाद में का है तो हम क्या लगा देंगे? पंचमाक्षर नहीं। क्रा धातु से बने हुए स्पेशल शब्द हैं कृत, कार, करण, कर्ता, ठीक है। आदि शब्द अगर कभी भी आ जाएं तो यहाँ पर, और सिर्फ सम के बाद में, इस माँ को नहीं देखना है, सम को देखना है, ठीक है। तो आपने देखा कि सम, तो हमने नियम क्या, नियम सर जी ने बताया है कि इस माँ को आप चेंज कर दो बिंदी में, और यहाँ पर ज़बरदस्ती एक किसका आगम कर दो? तो आधा सा का आगम कर दो, या आधा सरौता वाले सा का आगम हो जाता है। तो आपने वही काम किया, आपने इस माँ को चेंज कर दिया बिंदी में और आधे सा का आगम कर दिया, और ये वाला जो शब्द है पूरा ज्यों का त्यों लिखा रहा, तो हो गया संस्कार। क्या हो गया? तो प्यारे बच्चे हो गया संस्कार। समझे कि नहीं समझे?
तो आपने कहा सर हम बिल्कुल समझ गए, एक आध एग्जाम्पल और ज़रा हमको बताइए, तब हमको ज़रा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा प्यारे बच्चे दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है समधन कृति। क्या है? समधन कृति। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कृति को और शामिल कर लेंगे, कृति, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक क्रा धातु से बना हुआ कोई शब्द आया है, आप समझ गए, कुछ नहीं करना है, बिंदी लगा दो और आधा सा और इसमें लगा दो। तो आपने कहा सर जी ये हो जाएगा संस, एक हम इतना काम तो आपने कर लिया संधि वाला, बस कृति आगे लिख दो तो हो जाएगा संस्कृति। समझे कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर हम बात करें इसका, अगर हम आगे की बात करें तो हम लिख दें कि समधन करण। क्या लिख दें? समधन करण। जैसे ही आपने देखा कि समधन करण लिखा हुआ, आपने देखा कि ये क्या है, ये है आपका सम, इसके बाद में क्रा धातु से बना हुआ शब्द आया है, तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा बिंदी लगा दो और आधे सा का आगम कर दो, बाकी लिख दो, तो आपने लिख दिया संस्करण। क्या लिख दिया? संस्करण। ये नियम होता है, अपवाद होता है कि सम के बाद में क्रा धातु से बने हुए कोई भी शब्द आ जाएं जिसमें क्रा, कृत, कार, करण, कर्ता और कृति आदि शब्दों अगर आ जाएं तो सम की जगह पर बिंदी लगाइए और क्रा और आधा सा का आगम। आगम का देखो, आगम का मतलब होता है किसी शब्द को जबरदस्ती या किसी शब्द को बिना किसी योग के शामिल कर देना, कि यहाँ पर हमने देखो शामिल कर दिया है। और इसी के साथ में हम एक और अपवाद पढ़ते हैं, जरा इसको जब फटाक से हटा दीजिए। लिख लिया? देखो यहीं पर एक अपवाद प्यारे बच्चे और आ जाता है, इनको दोनों को हमेशा और हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। ये माँ, ये इससे माँ से संबंधित तो नहीं है, ये मान लो सम तो अपना माँ से संबंधित था, परंतु ये माँ से संबंधित नहीं है, परंतु ये अपवाद भी इसी के साथ में पढ़ा जाता है। तो अपवाद का नियम क्या होता है? तो अपवाद कहता है अगर कभी परि के बाद में, कौन सा शब्द? परि, परि के बाद में क्रा धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, और क्रा धातु से बना हुआ कौन कौन शब्द है? क्रा धातु से बना शब्द आ जाए, और क्रा धातु से बना हुआ शब्द कौन सा है? अभी भी हमने आपको लिखाया है कृत, कृति, कार, करण और कर्ता आदि शब्द अगर आ जाते हैं। अब देखिए उसमें क्या था, चूंकि उसमें सम था तो माँ था, तो वहां पर बिंदी की गुंजाइश थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि परि है और परि में कहीं आपको अनुस्वार दिख ही नहीं रहा है, पंचमाक्षर दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर बिंदी हिंदी तो आने से रही, अनुस्वार तो आने से रहा। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस आधा खटकोड़ वाले सा का जबरदस्ती आगम कर देना है। किसके बीच में? परि के बीच में, और क्रा धातु से बने हुए शब्द के बीच में खटकोड़ वाला आधा सा आपको लगा देना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिख दिया परिधन करण, परिधन करण। अब जैसे ही देखा कि लिखा हुआ परि, आप समझ गए कि परि वाला क्या है, और सिर्फ पर ही लिख के आता है, अपवाद है परिधन करण, तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमको? आधा खटकोड़ वाले सा का आगम कर देना है, तो हो जाएगा परिष्करण। क्या हो जाएगा? परिष्करण। अगर हम दूसरे की बात करें, पहले बच्चे एक की बात हो गई, अगर दूसरे की बात करें, परिधन कृत, परिधन कृत। अब देखो फिर से लिखा हुआ है परि, और परि के बाद क्या लिखा हुआ? क्रा धातु से बना हुआ कोई शब्द लिखा हुआ है, तो परिधन कृत, तो हो जाएगा परिष्कृत। क्या हो जाएगा? परिष्कृत। अब अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा परिधन कर्ता, परिधन कर्ता, तो हो जाएगा परिष्कर्ता। क्या हो जाएगा? परिष्कर्ता। अगर हम और लिखने की कोशिश करती भी लिख दीजिए, परिधन कृति, तो हो जाएगा परिष्कृति। क्या हो जाएगा? परिष्कृति। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर हमने दूसरा अपवाद आपको ये बताया प्यारे बच्चे, अगर परि के बाद में कभी भी क्रा धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए, कृत, कृति, कार, करण और कर्ता में से कोई भी आ जाए, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, बशर्ते आधा खटकोड़ वाला सा या आधा इसको कहते हैं मूर्धन्य सा का आपको आगम कर देना है, बस काम आपका खत्म हो जाएगा वहीं पर।
बताइए समझे कि नहीं समझे? तो आप कहे कि सर बिल्कुल समझे, हमने दो अपवाद यहाँ पर पढ़े। सम के बाद में क्र धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए तो बिंदी और प्लस, आपने कहा सर बिंदी का मतलब अनुस्वार और प्लस आधा श्रोता वाले सा का आगम कर देना है। अगर परि के बाद में क्र धातु संबंधी कोई भी शब्द आ जाए तो कृति। और ये जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, एक बार नहीं, आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, अगर उसमें संधि आती है तो किसी न किसी पेपर में ये जो अपवाद हैं ये पक्का आए हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना, ये बहुत ही सरल होते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए परिष्करण का हमको आप संधि विच्छेद करके दिखाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आपने देखा परि है और पीछे करण है, तो बस बीच का सा हटा दो। परिधन करण, परिष्कृत परिधन कृत, परिष्कर्ता परिधन कर्ता, परिष्कृति परिधन कृति। ऐसा सरल सरल से हमारे उदाहरण हो जाते हैं। तो जल्दी से चलिए इसकी स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की बात जरा हम करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चे, आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है? क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है प्यारे बच्चे? ठीक है। अब देखिए एक बड़ा स्पेशल नियम है, जरा इसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमारे नियम नंबर 5 तक हो गए और 2 हमने अपवाद पढ़ लिए यहाँ पर। और याद रखिएगा, कुछ याद रहे न रहे, बशर्ते बच्चे कभी अपवाद नहीं भूलते हैं, क्योंकि अपवाद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वो हमारा कोई भी अपवाद हो, ऐसे ही हमारे जो हिंदी के अपवाद होते हैं, अपवाद हमेशा ही आपके साथ में चलते हैं। अगर आपने एक बार कोई गलत काम कर दिया, उसका जो कलंक है वो ज़िंदगी भर आपके साथ में चलेगा। ऐसे यूं ही इसमें भी होता है, संधि में, समास में, इसमें अगर कोई भी अपवाद है तो वो हमेशा आपके साथ में चलने वाला है। इसलिए अपवाद को कभी भी आपको नहीं भूलना है, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। अब देखिए जो अगला नियम कहता है प्यारे बच्चे, जो नियम नंबर 6 है। नियम नंबर 6 कहता है कि अगर कभी दा के बाद में, क्या नियम देखना, नियम कहता है अगर कभी दा के बाद में काखा तादा, ऐसे कहता है अगर कभी इसके बाद में काखा आ जाए या ता था आ जाए या कभी पा या फा आ जाए या कभी सरौता वाला सा आ जाए, सिर्फ इतने के लिए ही नियम है कि अगर कभी भी दा के बाद में काखा आ जाए, ताथा आ जाए, पाफा आ जाए या सा आ जाए तो इस वाले दा को हम कहे में बदल देते हैं, आधे ता में बदल दिया जाता है। अब याद कैसे करते हैं? कहते हैं कि दा के बाद में, अगर अब देखो ऐसे इसको बनाते हैं, ट्रिक टाइप थोड़ी सी याद करते हैं। कहते हैं अगर दा के बाद में कभी काखा को कह देते हैं काका तथा पापा साथ आए, क्या आए? साथ आए। तो अब याद रखेंगे, काका का मतलब काखा, ताथा का मतलब ताथा, पापा का मतलब पापा, साथ आए। किसके साथ आए? अगर दा के साथ में आए तो क्या हो जाता है? तो सर जी आधा ता हो जाता है। बड़ा स्पेशल सा नियम है, आप हमेशा इसको याद रखिए कि ता हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की प्यारे बच्चे बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा उद्धन कोच, उद्धन कोच। जैसे ही आपने देखा, अभी देखो हमने जो पिछले नियम आपको पढ़ाए वो हमने पढ़ाए हैं कि प्रथम अक्षर के बाद के में कोई भी आ जाए, माँ के बाद में कोई भी आ जाए। ये स्पेशल नियम है कि अगर दा के बाद में कभी भी, अगर दा के बाद में कभी भी क्या आता है? काका काखा आ जाए, ताथा आ जाए तथा पाफा एवं सा आ जाए तो इस दा को ता में चेंज करते हैं बिना टाइम लगाए। यहाँ पर आपने देखा प्यारे बच्चे, क्या देखा कि ये जो दा लिखा हुआ है और इसके बाद में क्या आ गया? का आ गया। तो दा काय में चेंज हो जाना चाहिए, ता में चेंज हो, ता में चेंज होगा तो हो जाएगा उद कोच। अरे समझे कि नहीं समझे? अगर दूसरा लें तो हो जाएगा। अब जैसे दूसरा, अब इस बार हम एक शब्द लेते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं। तो हमने एक शब्द ले लिया, हमने ले लिया उत्खनन। क्या ले लिया? ये देखिए एक शब्द लिखा हुआ उत्खनन। अब जैसे ही आपने देखा कि ता लिखा हुआ है, आप समझ गए कि ता संबंधी नियम होते हैं, और खा लिखा हुआ है पीछे, का और खा हमारा जब आता है तो हम दा के नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे उद्धन खनन,
उद्धन खनन। जैसे ही देखा दा के बाद में का खा ता था पाफा तथा सा में से कोई भी एक शब्द अगर आ जाता है तो आपने देखा कि दा के बाद में खा वर्ण आया हो, इसलिए दा काय में चेंज होएगा तय में, इसीलिए लिखा हुआ है उद्ध खनन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है उत्तर। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ हमको उत्तर के संधि विच्छेद करके दिखाओ, तो अब क्या करेंगे, आपने देखा कि ता आ रहा है, यहाँ पर भी ता आ रहा है, और आधा ता, और देखना अभी आप पढ़ेंगे तो आधा ता से संबंधित बहुत कम नियम है। ता से संबंधित नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें ता का किसी में ता हो जाए ऐसे नियम बहुत कम है। जैसे देखता है तो आपने तुरंत लिख दिया उद्धन तर। क्या लिख दिया, उद्धन तर बराबर उत्तर। क्या लिख दिया, उद्धन तर बराबर, प्यारे बच्चे आपने लिख दिया उत्तर। अब देखिए एक बहुत ही ज़्यादा, दो बहुत ही ज़्यादा इसके फेमस एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं। शरद धन, शरद धन, शरद धन जाल, शरद धन जाल, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हो जाएगा शरद धन कोच। शरद धन कोच तो बराबर हो जाएगा शरद कोच। क्या हो जाएगा, शरद धन कोच बराबर शरद कोच। क्या हो जाएगा, शरद कोच। और फिर एक होता है विपत काल, आपने सुना होगा विपत काल, कि उस भैया विपत्ति में पड़ गया और उसके विपत काल में उसकी किसी ने सहायता नहीं की। चौथे की बात करें तो हो जाएगा विपद, और धन काल बराबर हो जाएगा विपत काल। क्या हो जाएगा, विपत काल। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि ये जो नियम, देखिए जितने भी हम आपको एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, लिखाते हैं प्यारे बच्चे, वो एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। क्योंकि हमारा जो मानना ये होता है कि आपको जो भी हम पढ़ाएं तो हम आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते रहें, ताकि आपको यहाँ पर आप समझें, देखें, तो आपको कहीं ना कहीं इस पर फ़ायदा ज़रूर मिले। बाकी फालतू के एग्जाम्पल पढ़ाने से कोई फ़ायदा प्यारे बच्चे है नहीं। जैसे कि अगले एग्जाम्पल और देख लीजिए, हो जाएगा उत्थान। क्या लिखा हुआ है, उत्थान। अगर इसका कहा जाए तो हो जाएगा उद्धन थान। जैसे आपने देखा है उत्पन्न, क्या देखा है, उत्पन्न। इसका अगर देखें तो हो जाएगा उद्धन पन्न। और यहाँ पर आप देखना, जैसे ही आपने दा के बाद में पा देखा, आप तुरंत समझ गए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ये जो दा है ये पा ता में चेंज हो जाएगा, जिसे लिखा हुआ है उत्पन्न। अब इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात आगे को बढ़ाते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको पढ़ाया 4 से 5 नियम पढ़ाए, तो आज के लिए हम इतने ही नियम लिखते हैं प्यारे बच्चे। व्यंजन संधि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए इसके 2-2 नियम, 3-3 नियम, 4-4 नियम करके आराम से पढ़ते जाइए, ताकि आपको इनको पढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो मेरा ऐसे विश्वास है, ऐसी आशा हम करते हैं कि आपको समझ में आया है और आपने स्क्रीनशॉट किया, और आप बेहतर प्रैक्टिस भी अपने घर में करेंगे। हालांकि हम प्रैक्टिस सेशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे पेपर को सामने देख करके, पर फिलहाल आप लोग इसको याद रखिए कि मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर व्यंजन संधि। जल्दी पढ़ने से, जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से पढ़िए, ठहराव से पढ़िए, क्योंकि अगर संधि, समास, अलंकार, रस और छंद अगर आपने पढ़ लिए तो आपने 90% भाग हिंदी का पढ़ लिया। क्योंकि इसकी जो ग्रामर होती है वो उतनी कठिन नहीं होती। अब मैं जब पढ़ाऊँगा तो आप खुद देखेंगे कि जो इसकी जो ग्रामर होती है वो बेहद सरल होती है, और नहीं होती तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही है ताकि आपको सरल लगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शुरू में ही कर दी, मैंने आपको बता ही दिया था, पर अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि अपने जो मित्र मंडली है उसके पास भी ये वीडियोज़ आएँ, ताकि उनको भी समझ में आए कि नहीं, हिंदी का ये भी एक स्वरूप हो सकता है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए और देखते रहिए डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल में शशांक सर को, ताकि आपकी हिंदी बेहद ही, हिंदी के जो पिलर्स हैं वो बेहद ही मजबूत होते रहें। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।